नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सवाल। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। इस बीच कल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर हिजाब विवाद पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ करीब 77 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ऐसे में सवाल यही है कि हिजाब विवाद का यहाँ कितना और कैसा असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में हिजाब को लेकर प्रयागराज, अलीगढ़, जौनपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। यहाँ भी समर्थन और विरोध को लेकर लड़ाई तेज है। हिजाब विवाद पर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति के हिसाब से लिहाज से अलग अलग तर्क दे रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इस बीच विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम ठेकेदारों पर भी हमला किया है। सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की कोशिशें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रही है, जबकि हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन खुलकर मैदान में है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं। हिजाब विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला को तय करना है उसे क्या पहनना है, फिर चाहे वो बिकिनी हो या फिर घूंघट, जीन्स हो या फिर हिजाब। ऐसे में सवाल ये कि क्या पश्चिमी यूपी में हिजाब पर पहला सियासी टेस्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में हिजाब के चुनावी प्रयोग से आखिर किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। क्या हिजाब विवाद से इस इलाके में वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, और क्या उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव में हिजाब पर हिसाब वसूला जाएगा। इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हिजाब विवाद पर कुछ बयानों पर गौर कर लेते हैं। इस बारे में क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है। अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए बोले नहीं, पाकिस्तान ने कहा, हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब के समर्थन में यह दलील दी जा रही है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, यानी अटूट, और कुरान में इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र जरूर है, लेकिन उसका संबंध महिलाओं के ड्रेस कोड से नहीं है। बड़ी खबर, आरिफ मोहम्मद खान का कहना कि हालांकि जिक्र है लेकिन हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। Essential, what is essential? That Islam itself describes. There are 5 pillars of faith. In Sikhism also there are 5 pillars. These pillars, Islamic pillars include attestation, the kalma, prayer, salat, charity, zakat. These are included. In fact, even Hajj. Hajj is not Hajj is among one of the 5 pillars, but not obligatory for everybody. Only for a person who possesses enough resources. Only he is under obligation to perform the Hajj.
These are the pillars of these. Islam itself has described what is essential. I will be very thankful if somebody shows me any document which says that more than these 5 pillars, there is hijab also there. It is not there. इस बीच बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। हमारे संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने इस प्रकार का प्रावधान किया था कि विविधता का देश है, इसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से जी सकता है और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही अनिवार्य माना था अपने देश की तरक्की के लिए और हर समाज और व्यक्ति की तरक्की के लिए। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। के लिए बराबर है। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को खतरा नहीं करें। मजहब अपना अपना है और ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये ख़त्म हो जाए, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, ये नहीं दिखता कि इसको रोक सके। मगर सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात होने के कुछ लगता है, ऐसे अंदाज़ा है कि मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में अगर दोस्ती बन जाएगी तो ये नफरतों की लहर जो है ये टूट जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिजाब विवाद पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चले, कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हालांकि जो वोटर हैं आज, अगर वो एक बार जिंदाबाद कह दे, धीरे ही सही कहें, लेकिन वो आवाज जरूर कानों तक पहुंचती है। खैर, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हिजाब विवाद पर बहस शुरू करने से पहले आपको हम सुनवा देते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को निशाने पर लिया है। मजलूम हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ खास मेहमान कई सारे इस वक्त जुड़े हुए हैं और सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबके नाम का तारुफ भी करा देता हूं। धनंजय गिरी साहब प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। चरण सिंह सापड़ा साहब प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। अर्शिया सना सामाजिक कार्यकर्ता मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ी है। सना मेहंदी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ी है। डॉक्टर समीना बेगम सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत है आप तीनों का। आप तीनों से समझने की कोशिश मैं जरूर करूंगा और आप तीनों के जरिए इस पूरे मामले पर कुछ बहुत साफगोई से भी बात सामने आएगी। और आलोक मेहता जी हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं शुरुआत में जब अपनी बात रखूंगा, मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी अपनी बात रखें। 2-2 मिनट का समय मैं सबको देना चाहूंगा जिससे सब अपनी बात रखें और उसके बाद अगर इसमें किसी की बात से कोई तलखी या किसी का कोई एतराज है तो हम उस पर आगे जाएंगे। मैं शुरुआत अर्शिया आपसे ही कर लेता हूं। अर्शिया, आज मैं ट्विटर देख रहा था, हम सभी देखते हैं और ट्विटर के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कभी मेरी भूतपूर्व सहयोगी थी, पत्रकारिता से ही आती हैं, उन्होंने लिखा कि लड़कियों बहुत मुश्किल से पर्दा प्रथा, हिजाब और बुर्के से छुटकारा मिला है। तुम्हारी बड़ी बहनों ने दशकों तक जंग लड़ी, तब इस घुटन से तुम्हें आजादी मिली है। अभी तो उड़ना ही सीख रही थी तुम। बेहिचक अपने मन मुताबिक घूमना जीना सपना था तुम्हारा। हिजाब की जिद कहीं वहीं ना पहुंचा दे जहां से शुरू किया था। अर्शिया, आपका क्या कहना है? 2 मिनट आपके।
थैंक यू इंडिया न्यूज। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर उन्होंने मांड्या का वो वीडियो देखा हो जिसमें वो हिजाबी लड़की अपने स्कूटर पे आई और जिस तरह से उसने सामना किया सारे लड़कों का जो उसको हैरेस करने के लिए वहां पे आए थे, मुझे समझ नहीं आया कि ऑपरेशन वहां कहाँ था, किस एंगल से जिन्होंने ये ट्वीट किया है, उनका नाम मैं सुन नहीं पाई, सॉरी, जिन्होंने ये ट्वीट किया उनको ये ऑपरेशन दिखा कहाँ, वो लड़की कहाँ से ऑपरेस्ड थी, क्या उसके बाप, दादा, भाई या घर का कोई भी मेल मेंबर उसके साथ आया था, उसने अर्शिया रिक्वेस्ट करूंगा, ये मुद्दा उस वीडियो से ही नहीं जुड़ा है, ये मुद्दा उसके काफी पहले से शुरू हो गया था जब हिजाब को लेकर बात उठाई गई थी। मैं हिजाब मुद्दे पर आपको ला रहा हूँ, अभी मुद्दे पर ला रहा हूँ। जी, मुझे बात करने दीजिए। अगर वो लड़कियां ऑपरेस्ड होती या कोई भी लड़की ऑपरेस्ड होती तो वो इतने 1 महीना तक पूरा स्कूल के बाहर बैठी रही सिर्फ इसलिए कि मुझे हिजाब में पढ़ने की इजाजत दी जाए। अगर वो ऑपरेस्ड होती तो वो तो खुश हो जाती है ना इस बात को लेके कि बस ठीक है, अगर सरकार भी उनका हिजाब उतरवा रही है तो दे शुड बी ऑन अ हैप्पियर साइड, बट दे आर नॉट। लुक एट मी, I studied law in India, then I went to England to study law. My father didn't go with me. This is not oppression, this is liberty. I choose to wear. It is my country. The constitution of my country is giving me the right to choose what I want to wear. Who can take that off from me? No one has the authority or liberty to take that off from me. That is my liberty. Hello. अर्शिया, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आप जो बात कह रही हैं उसका समर्थन तो मैं भी कर रहा हूं, सभी कर रहे हैं, उसमें तो अभी तक कोई सवाल नहीं आया। सवाल इंस्टीट्यूशन में जाकर बात करने का है, उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। मैं अब आपको मुद्दे पर लाता हूं और आपका 1 मिनट बचा है करीब करीब। आप ये बताइए, आप हिजाब के पक्ष में हैं स्कूलों से जहां से मामला शुरू हुआ या विरोध में हैं? जी बिल्कुल, मैं पक्ष में हूं और मैं इस बात को लेकर पक्ष में हूं कि अगर हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा है चूज करने का कि आप क्या पहनना चाहते हैं और क्या नहीं पहनना चाहते हैं, तो किसी को भी क्या दिक्कत है कि हमें बताए कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं। ठीक है, किसी को भी क्या दिक्कत है कि वो हमें बताए हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है। बेहतर, अर्शिया ने अपनी बात रख दी। सना, मैं आपको डिबेट में अब लाना चाहूंगा। मेरे साथ सना मेहंदी भी मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ी हैं। सना, आपके सामने भी वही ट्वीट जिससे मैंने शुरुआत की, और आपका रुख क्या है? आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। थैंक यू। इट्स समा मेहंदी, नॉट समा मेहंदी, माफी चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं। मेरा रुख ये है इसमें कि फंडामेंटल राइट है, मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं अल्लाह माफ करे, मैं कभी भी हिजाब के अगेंस्ट नहीं हो सकती हूँ। एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है सभी को अपनी चॉइस के कपड़े पहनने का। और जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अधिकार दिया है। कर्नाटका एक्ट 1983 ने यूनिफॉर्म चूज करने का, और इन लड़कियों ने लिखित में ये चीज दी थी कि वो अग्री करती हैं इस पर कि वो क्लासरूम्स के अंदर, कैंपस में नहीं लेकिन क्लासरूम्स के अंदर हिजाब नहीं पहनेंगी। तो हम लोग भी बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो कभी हमने नेल पॉलिश लगा ली या हमने कुछ चूड़ियां पहन ली या कुछ लिख लिया, तो हमें भी पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये टोटली कंप्लीटली डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि वो यूनिफॉर्म कोड क्या रखना चाहते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म कोड ये नहीं रखना चाहते हैं, ये बात अब हिजाब या ना हिजाब पहनने की नहीं है, ये पूरी की पूरी अब जिद की बात आ गई है। कोई जय श्री राम की जिद कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर की जिद कर रहा है, और ये चीजें हमें कहां से कहां लेकर के जा रही हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। मुद्दा ये है कि इलेक्शंस आ रहे हैं और ये महंगाई के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं और कोरोना मिसमैनेजमेंट के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को से ध्यान भटकाने के यानी संक्षेप में, इससे पहले कि मैं डॉक्टर समीना के पास जाऊं, संक्षेप में ये कि आप जो कह रही हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर के अपने कायदे होते हैं, उन कायदों के हिसाब से चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके जो अपने हक हैं, हुकूक हैं, उनसे वंचित किया जा रहा है। आपको वहां पर उस हिसाब से चलना होगा, यही कहना चाह रही हैं आप? वहां पे तो उस हिसाब से देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कर्नाटका का जो एक्ट है 1983 ये कह रहा है। ठीक,
ठीक है, जी हाँ, समा कि मेहंदी जी आप को हम सब ने सुन लिया। वहाँ पे संस्थानों को ये राइट दिया गया है, ये उनके पास राइट है कि वो यूनिफॉर्म कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, और उन लड़कियों ने भी इस चीज को लिखित में दिया है। इस चीज को लिखित में दिया है, ठीक है। डॉक्टर समीना मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। समीना बेगम, 3 तलाक का जो मसला था, अगर हमने उसको देखा होगा तो डॉक्टर समीना का नाम भी उससे जुड़ा हुआ है, जो 3 तलाक महिलाओं के हक में सामने आया, मुस्लिम महिलाओं के हक में। डॉक्टर समीना बेगम, एक बार फिर से ट्वीट पढ़ता हूं, लड़कियों बहुत मुश्किल से पर्दा प्रथा, हिजाब और बुर्के से छुटकारा मिला। तुम्हारी बड़ी बहनों ने दशकों तक जंग लड़ी, तब इस घुटन से आजादी मिली। ये जिद कहीं वहीं ना पहुंचा दे जहां से शुरू किया था। आपका क्या कहना है? 2 मिनट आपके। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा ट्वीट है जिसने भी किया है, और जो भी है बहुत काबिल लड़की रही होंगी जिन्होंने ये किया है। लेकिन मैं अभी सबसे पहले जो आपकी एक एक्टिविस्ट हैं, ये अर्शिया, इनका जवाब देना चाहूँगी, जिन्होंने अभी इनका बयान मैंने सुना, इनका स्टेटमेंट सुना, उसका सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें सही हैं कि 1 महीने से हिजाब के ऊपर विवाद चल रहा था, और भी लड़कियां, उसी का बयान, उस लड़की का, मुस्कान का ये बयान मैंने सुना। उसने कहा कि उससे पहले कई लड़कियां आई, गेट लॉक था और उनको वापस कर दिया गया गेट से बाहर कि आप हिजाब में स्कूल में नहीं आ सकती, कॉलेज में नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, जिस टाइम मुस्कान ने एंट्री करी कॉलेज में तो कब गेट खुला, किसने खोला गेट, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वो क्यों आई और क्यों उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया मुखालफत में, सवाल ये भी हो। इस पे जांच होनी चाहिए कि किसकी साजिश थी कि लड़के आए, लेकिन वो भी अल्लाह अकबर कहती हुई अंदर आई है अकेली, उसको एंट्री कैसे मिल गई? जब किसी लड़की को एंट्री नहीं मिल रही थी कॉलेज में, उस अकेली लड़की को इतनी हिम्मत आ गई, वो बात अलग है, लेकिन एंट्री कैसे हो गई, लॉक कैसे खुल गया कॉलेज का, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भी जांच होनी चाहिए, आखिर वो लड़की किसकी साजिश से वहां पर आई। चलिए, अब आप अपने बचे वक्त में ये बताइए कि इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, पूरे मुद्दे को यही है कि मैं तो यही चाहूंगी कि बुर्का बैन होना चाहिए। बुर्का हिजाब में, दोनों में बहुत फर्क है। एक तो कंफ्यूजन ये है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बुर्के का विरोध कर रहे हैं या हिजाब का। हिजाब ये है कि देखिए, लड़की सर से दुपट्टा ढक के चलती है, आंखें, नजरें रोड पे चलती है, नजरें झुका के चलती है, आराम, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन बुर्के की आड़ में जो क्राइम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए बुर्का बैन होना चाहिए। और दूसरी बात, मतलब शिक्षा के जो संस्थान है, यहाँ तो बुर्के का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप एजुकेशन सेंटर में जाके बुर्के में बैठे, तो वो चीज़ अजीब सी लगती है। कि मेरे बचपन में भी, मैंने भी पढ़ाई की है कॉलेज स्कूल में, हम देखते थे लड़कियां बुर्का आती थी, लेकिन बुर्का पहनकर आती थी, लेकिन गेट पे उतार दिया करती थी। क्लासरूम के अंदर अपना सेम सभी के साथ बैठते थे। हम लोग भी, हमने कभी बुर्का नहीं ओढ़ा, हम पे दबाव भी नहीं बना। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा कि जो भी लोग इस पे इतना दबाव बनाए हुए हैं, लड़कियों को इतना परेशान कर रखा है आज, कि पहले तो ट्रिपल तलाक के जुल्म से आज़ादी मिली, अब ये देखिए हिजाब का जुल्म इन्होंने जबरदस्ती लाद दिया कि इसको हिजाब पहनना ही पड़ेगा। इससे पहले कभी आवाजें नहीं उठी। नहीं डॉक्टर समीना, अजब बात तो ये है कि अब इसके हक में तमाम विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। खैर, उस पर मैं आगे आऊंगा, बात है, मतलब क्या कहते हैं कि भाई ये लोग इतना ज्यादा कट्टरपंथी सोच का, इस्लाम का डर फैलाकर, इस्लाम का इतना डर, ठीक है डॉक्टर समीना जी, मैं 1 मिनट, समीना नहीं, अर्शिया वो बोल गई हैं, जरूरी मैं अपने बाकी गेस्ट को भी ले आऊं, आपको भी मौका दूंगा, नोट करके रखिए, आप जवाब दे दीजिएगा। मेरे साथ धनंजय गिरी साहब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, चरण सिंह सप्रा साहब कांग्रेस प्रवक्ता, और आलोक मेहता जी हमारे वरिष्ठ के तौर पर। धनंजय गिरी जी, आपको क्या लग रहा है, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि निशाना तो आप पर साधा जा रहा है कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि आप दुनिया की तमाम औरतों को हिजाब पहना दें, फिर भी हिसाब आपकी नजरों से ही होगा। दोष सृष्टि में नहीं, दोष दृष्टि में होता है। आपके भीतर जो है स्त्री, बाहर भी वही नजर आएगी। आपके भीतर अगर राग है तो रागिनी, काम है तो कामिनी, मोह है तो मोहिनी नजर आएगी। अब आप उठाकर देखिए, जो धर्म हूर और नूर के लिए पागल रहा हो, स्त्रियों को हरम में रखने की जहां परंपरा हो, जहां औरत वस्तु के सिवा कुछ नहीं हो, वहां आदमी का आप प्रगतिशीलता की बात कैसे सोच सकते हैं? हमारे यहाँ आदमी होना सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य का नहीं। दुनिया इस दुर्भाग्य को झेल रही है, भारत भी झेल रहा है। कर्नाटक का नाटक केवल नाटक नहीं है, बल्कि सुनियोजित साजिश है। नकाब और अब बेनकाब हो रहा है। बुरके की बात पर बवाल जारी है, पर सच में बुरका केवल बुरका नहीं बल्कि एक विचार है। इस काले कफन से मुक्ति दिलाने का मोदी जी ने भरसक प्रयास किया। 3 तलाक कानून पर हथौड़ा भी चला, पर कठमुल्लों का क्या कहना?
जिन्हें वीरांगना होना चाहिए, जिन बहन बेटियों को सीमा की सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों में लगना चाहिए, उनको दकियानुसी सोच के तहत ये वीरांगना बनाने पर लगे हुए हैं। जमाना बहुत अच्छा है, मोदी जी के और योगी जी के राज में आप बेनकाब भी निकल सकते हैं, लेकिन आप अफगान स्त्रियों को अपने जिस्म ढकने से लेकर के तमाम लोगों के जो खतरे रहेंगे, इस्लाम जहां पैदा हुआ और जहां आप निजाम में मुस्तफा कायम कर रहे हैं, वहां औरतों के साथ सुरक्षा है, की खतरा है। लेकिन भारत में क्या है, और दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देश में सिर्फ 2.5 देश हैं जहां की आपको इस्लाम, जहां की बुर्का और ये जरूरी है, बाकी देशों में क्यों नहीं है ऐसा? ये पाखंड है। हिजाब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, एक अराजकता है। यह नकाब पुरुष का आपराधिक चरित्र के व्यक्ति है, ये सांस्कृतिक अपराध है। सीमा की सुरक्षा बताइए बुर्का से कैसे होगी? भारत की बेटियां सीमा पर लड़ रही हैं, बुर्का पहन पर क्रांति करने वाली लड़कियां बॉर्डर पर कैसे लड़ेंगी? देश कैसे बचेगा? लड़कियां पायलट्स भी हैं हिजाब पहन करके सर। ठीक है। नहीं, अब नहीं, थोड़ा डेकोरम बनाए, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। थोड़ा सा डेकोरम बनाए, मैं सबके पास आऊंगा, सब अपनी बात कह लें। 2-2 मिनट का वक्त सबको दे रहा हूँ। मैं अब चलता हूँ चरणजीत सिंह चपरा साहब के पास। चपरा साहब, इस इश्यू को पिछले एक हफ्ते से तो आप भी देख, समझ और पढ़ रहे होंगे। आपको क्या लगती है इस इश्यू की वजह? क्या जो बातें अब विरोध प्रदर्शन के दौर से निकलकर सामने आने लगी हैं, आपको लगता है वो सही है या जानबूझकर इसे आगे बढ़ाया गया है? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो टेक्निकल बातें हैं, उन टेक्निकल बातों पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट में काफी सारी चर्चा हुई है और मेरे ख्याल से सोमवार को कोर्ट उसके ऊपर उन्होंने अपना निर्णय रिजर्व रखा है कि हिजाब कहां तक चलेगा, क्लासरूम तक चलेगा कि स्कूल की बाउंड्री तक चलेगा। ये तमाम सारी बातें टेक्निकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके ऊपर कोर्ट निश्चित रूप से सोमवार को निर्णय देगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 8-10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, यानी गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता, वो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी रहे हों या उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों या फिर मध्य प्रदेश के मिनिस्टर जो परमार साहब थे, जिन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कानून ला सकते हैं हिजाब के खिलाफ। यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे आला नेता इस चीज को भुनाने में लगे हैं। क्यों भुनाने में लगे हैं? क्योंकि हिजाब पर बवाल है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। ये 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नजर आ रही है। ये कभी 80-20 की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, और ये अब हिजाब की बात को करने लगे हैं। ये अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहते हैं। जो बेरोजगारी जिस हद तक बढ़ी है या फिर महंगाई जिस हद तक बढ़ी है, आज आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल के भाव हो या खाने के तेल के भाव हो। चरणजीत जी, बस चरणजीत जी, शुरुआत में 2 मिनट दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जनवरी में शुरुआत हुई थी इसकी, तब चुनाव की आहट आप भी नहीं देख पा रहे थे और शायद बीजेपी भी नहीं देख पा रही। खैर, मैं आलोक मेहता जी के पास जाऊंगा। आलोक सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मेरे पास हेडलाइन के बाद और भी वक्त है, उससे पहले मैं आलोक जी से बात कर लेना चाहता हूं। आलोक जी, 2018 में केरल हाईकोर्ट में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बात रख रहा हूं और ये चीज मैंने खुद तथ्यों को जांच परख कर सामने निकाली है। हेड स्कार्फ और फुल स्लीव्स को लेकर 2 मुस्लिम लड़कियां केरला हाईकोर्ट पहुंची थी। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक अली ने कहा, उनकी पीठ ने कहा, स्कूल का एक डेकोरम होता है, स्कूल ये तय करेगा। आप इस विवाद को किस रूप में देख रहे हैं? अजीत जी, आपने अच्छा किया, केरल हाई कोर्ट का दिया, और यही इस बात का सबूत है कि इसीलिए पीएफआई और दूसरा जो वहां से तो कहते हैं कि पूरा खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले हैं, जिनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाकि उनका प्रचार होता है, वो वहां से ऐलान कर रहे हैं कि गुर्दुस्तान बनाना है और इसके हिजाब के समर्थन में पूरा अभियान चलाना है। देश के बाहर से जो लोग चला रहे हैं, और केरल हाई कोर्ट करे, कल भी करेगा। वैसे हमारे मित्र जो हैं चरण सिंह जी जानते हैं कि किस तरह से कपिल सिब्बल जी ने और श्रीनिवास जी ने भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। तो हाई कोर्ट का भी कोई नतीजा तो निकलना नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएगी। वो उनका अपना अधिकार है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। सिर्फ 2 ही लाइन कहूंगा, स्कूलों में खास करके एनसीसी के बच्चों का, अभी आपने देखा हमारे सारे हमेशा 26 जनवरी पर जब होता है, उसमें कोई पहन के आता है, उसमें सब ऐसी हर धर्म हर जाति की बच्चियां भी होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसको जो बढ़ा रहे राजनीतिक दल, कोई भी देश में, दुनिया में, इमरान खान, भाई स्कूली बच्चों का शिक्षा के साथ इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? महिला के अधिकार पर कोई मना नहीं करता है। देखिए, ईरान में भी बुर्का पहन करके मंत्री बैठी पहले लिखा होता है,
बेटी जो है सबसे बड़ा जो है वो उपहार है अल्लाह का दिया हुआ जी। ये बेटियों को ये माना जाता है। ईरान में मैं गया हूँ वहां पर, और इसलिए शिक्षित हो जहां उसके बाद में वो काम करें, लेकिन सब समान लगे। देखिए ये कैसे हो सकता है, मदरसा में कोई जाए, और जैसे मैं मदरसा में भी कहा जाता है कि हिंदू परिवार उस इलाके में रह रहा है, आप छोटे कहीं पूछ लीजिए, अजमेर में पूछ लीजिए, इंदौर में पूछ लीजिए, वहां ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम आ सकता है। लेकिन यदि मदरसे में या जामिया में या किसी कॉलेज में यदि कोई जाता है हिंदू भी, अब कल से वहां कहे कि हम तो इस तरह की वेशभूषा पहनेंगे क्योंकि ये तो संविधान में अधिकार है, तो क्या करेंगे? क्या मदरसे में अलाउ करेंगे? कोई कहेगा हम तो ये पहन करके जाएंगे, सलवार लेकर के। वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। इसलिए इसके लिए इस बारे में स्कूली शिक्षा से महिला के अधिकारों की बातें जोड़ना, यही एक राजनीति है। और एक लाइन और कहूंगा राजीव, समय हो रहा है। देखिए अभी जो हमारी बहन ने कहा कि देखिए वहां पर लड़की को घेरा, बिल्कुल हम सब उसे शर्मनाक मानते हैं जिस तरह से घेरा गया, लेकिन वो पहले की घटना, कैमरे ऐसे लगे थे जो शूटिंग के लिए जा रहे हैं। हम और आप ये दुनिया में जो जानते हैं कि कैमरा लगा करके कौन सा कब कहाँ नारा लगेगा, या वो जो लोग पीछे लड़के थे निश्चित रूप से वो गलत काम कर रहे थे, लेकिन वो भी वहां हैं। इसका मतलब है कोई चाहता था कि इस तरह की घटना को दिखाया जाए और अल्लाह अकबर बोल करके इसे राजनीतिक रंग दिया जाए जी। वरना कैमरा ऐसे कैसे फिट हो सकते हैं? यदि अचानक कोई मैं स्कूल में जा रहा हूँ बगैर बताए किसी जगह, तो वहां पर कैमरे लगे, स्कूटर रखना, मतलब बिल्कुल शॉर्ट्स है जैसे जी जी। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अपने अपने हक तो अपनी जगह हैं, लेकिन संस्थानों में क्या निजी हक सब सर्वोपरि हो सकते हैं? क्या उसी के ऊपर सब कुछ आगे बढ़ सकता है, चल सकता है? और अगर ऐसा है तो तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां के कायदे पहले से बने हुए हैं, स्थापित हैं, अगर यही होने लगा तो वहां का कायदा और वहां का निजाम बिगड़ते देर नहीं लगेगी। मैं लौट कर आ रहा हूं, अपनी बहनों से चर्चा शुरू करूंगा जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, हेडलाइंस के बाद। सर हम कर रहे हैं हिजाब विवाद को लेकर, उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, बड़े सवाल इससे उभरते हुए दिखते हैं। वो सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में ऐन चुनाव के पहले चरण के पहले अगर हिजाब विवाद इतनी प्रमुखता से छा जाता है तो क्या ये हिजाब का पहला सियासी टेस्ट है? क्या इसी तरीके से इसे पेश किया गया? क्या हिजाब के चुनावी प्रयोग से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या हिजाब को वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बनाया जाना शुरू कर दिया गया है? क्या ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बनाने की कोशिश की गई? मेरे साथ अर्शिया सना इस वक्त जुड़ी हुई है मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर। आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। अर्शिया, डॉक्टर समीना बेगम की बात को याद रखिए और डॉक्टर आलोक मेहता जी की बात को याद रखिए। मैं अपनी तरफ से कोई जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन उन दोनों ने एक एक पॉइंट उठाए कि ये आखिर क्या वजह थी कि ये चीजें, ये नारे वहां पर निकाले गए और इन्हीं नारों की जरूरत थी। आलोक मेहता जी ने कहा कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कैमरे नहीं ले जाए जाते और जब कैमरे ऑन होते हैं तो कई चीजें डॉक्टर्ड होती हैं, पहले से तय होती हैं। आपका जवाब? राजीव जी, पहली बात तो मैं मुस्लिम एक्टिविस्ट नहीं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एक लॉयर कहना ज्यादा सही होगा। जी जी जी। समीना जी की बात पे आते हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप की उन्होंने बात की है कि गेट कैसे खुले, और ये उस सवाल, इतना फिजूल सवाल का जवाब अगर मैं दूंगी तो ये मेरी तौहीन होगी। दूसरी बात ये कि उसके पीछे कोई संगठन था या नहीं था, लेकिन जो लड़के उसे चेज कर रहे थे, उसे हरास कर रहे थे, उसके पीछे डेफिनेटली जो संगठन था उसके बारे में धनंजय जी जरूर जानते हैं, ठीक है। और जो इस्लामोफोबिया की स्पीच धनंजय जी ने अभी पढ़ के दी है हम लोग के सामने, और जो काला कफन उतारने की बात ये कर रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता तो हर वक्त हिंदू औरतों को साड़ी पहनने और बिंदी लगाने का पता नहीं क्या क्या करने की जो है नसीहत हर वक्त करते रहते हैं। तो आप उसके बारे में ध्यान दीजिए, उसके बारे में सोचिए, फिर उसके बाद आप हिजाब और बुर्के पे आइएगा। नेक्स्ट, जो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था आमिना बिन्त बशीर वर्सेस सीबीएसई और नदा शरीफ वर्सेस सीबीएसई का जजमेंट 2015 और 2017 का के जो जजमेंट्स है, उसने केरला हाई कोर्ट ने हिजाब को मुस्लिम्स का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट बताया। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक वाली पीठ ने यह कहा था स्कूल का एक डेकोरम होता है और वो डेकोरम इंडिविजुअल के सामने बड़ा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो इंस्टीट्यूशन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी बात खत्म हो गई सर? जी, वही मैं कह रही हूं कि हिजाब को केरला हाई कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताया है, और कोई स्टूडेंट अगर उसे पहनना चाहती है तो उसको इजाजत है पहनने की। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसकी पूरी तलाशी, जो महिला पुलिस या सिक्योरिटी वहां होगी, पूरी तलाशी लेके अंदर जाएगी। ये मेडिकल एग्जाम का
से रिलेटेड जजमेंट था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि वो उसको पहनने की इजाजत है। तो जब कोर्ट ये कह चुकी है तो हम और आप कौन होते हैं इस चीज को क्वेश्चन करने वाले, या यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कौन होता है इस जजमेंट को क्वेश्चन करने वाला? आपकी बात ये भी सही है। हेलो, बोले बोले बोले। एक और जजमेंट मैं कोट करना चाहती हूँ नाज फाउंडेशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेजॉरिटी को कोई हक नहीं पहुंचता माइनॉरिटी पे अपने प्रैक्टिसेस थोपने का। अगेन कमिंग बैक टू सबरीमाला जजमेंट इन विच राइट टू इक्वालिटी स्टेटमेंट हैज बीन कोटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें पहले औरतों को इजाजत दी गई, 1.5 साल बाद उसको रिव्यू किया जाता है, जिसमें 7 क्वेश्चंस, जिसमें लार्जर बेंच को 7 जज बेंच। ठीक है अर्शिया जी, ठीक है अर्शिया जी। अब मैं आपके साथ में जो है उनके पास भी जाऊंगा। समा जी मेरे साथ मौजूद हैं। समा जी, आप किस तरीके से समझ रही हैं इतने सारे जजमेंट्स, इतनी सारी तमाम चीजें? मैं तो बहुत बेसिक चीज लेकर आया था, मैंने कोर्ट के जजमेंट को बस कोट किया कि उन्होंने ये कहा था कि एक इंस्टीट्यूशन का एक डेकोरम होता है, और वो डेकोरम क्योंकि मास को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए वो ज्यादा बड़ी चीज है, इंडिविजुअल की बात, यहां पर शिक्षा की बात है। लेकिन सवाल यह कि आज तक ऐसा हुआ नहीं था, ये जनवरी से ही ये तमाम तलखी शुरू हुई है, और एन चुनाव के पहले अगर इस चीज को उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इतना उभार दिया गया कि आज हर कोई हिजाब की बात कर रहा है, क्या हिजाब का टेस्ट किया जा रहा है सियासी रूप से? हिजाब का टेस्ट, आपने इंस्टीट्यूशन के डेकोरम की बात करी, यहाँ पे पैनल का भी एक डेकोरम होना चाहिए। धनंजय जी ने जिस तरह से इस्लाम को घेरा और ये कहा कि हम लोगों के ऊपर ये चीज इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, एक तरह से बांध दिया जाता है हम लोगों को पर्दे के अंदर। ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है कि मैं पर्दा नहीं करती हूँ, ना मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे कहा अर्शिया पर्दा करती है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये पर्दा करती है, अच्छी बात है। मैं नहीं करती हूँ, मे भी मेरे ऊपर भी कोई प्राउड फील करता होगा, लेकिन यहाँ का भी एक डेकोरम है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी धनंजय जी कि उसका प्लीज आप ख्याल रखें और किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स को यहाँ पर आप प्लीज हर्ट मत करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोई बंदिश नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि हाँ, इलेक्शंस आने वाले हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं, कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ही था अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। तो ये एक मुद्दा जो कि वहीं पे रिजॉल्व हो सकता था। अगर उन लड़कों को प्रॉब्लम थी तो वो लड़के वहां के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर के, या फिर जिसको भी प्रॉब्लम थी वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर के इस चीज की कंप्लेन कर सकते थे और स्कूल इस पर एक्शन ले सकता था। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि ये कोर्ट तक। ठीक है। मैं अब धनंजय गिरी को, आपने धनंजय गिरी को लेकर सवाल उठाए, चरणजीत सिंह सप्रा साहब और धनंजय गिरी को मैं स्क्रीन पर देखना चाहूंगा। धनंजय भाई, हिजाब का क्या चुनावी प्रयोग आपको दिख रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि क्या हिजाब वोटों के ध्रुवीकरण का एक हथियार अब बना दिया गया है, जिससे कि जहां तक ये मुद्दा था अगर वहीं तक रहता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ यूं पेश कर दिया गया है उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कि इससे ध्रुवीकरण बिना कहे होता हुआ दिख रहा है, उससे जिसको भी फायदा हो रहा है वो खामोश है, चाहे वो कोई भी दल हो। शुरुआत आप कीजिए धनंजय भाई। राजीव, देखिए, हिजाब के माध्यम से निजाम बदलने का प्रयास है, ये कुछ सोच है, एक मानसिकता है, धीरे धीरे अपना एजेंडा लागू करने का एक कोशिश की जा रही है। हमारे आदिवासी महिलाएं, हिंदू संस्कृति की हमारी बहन बात कर रही थी, जिसमें साड़ी और बिंदी लगाने की बात कर रही थी, साड़ी और बिंदी समान है। हमारे आदिवासी महिलाएं वस्त्र पहनती हैं, फिर भी उन्हें पूरा नागरिक अधिकार है, लेकिन इस्लाम में महिलाओं को पूरा नागरिक अधिकार नहीं, उनका आपके वोट को आधा ही माना जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। कई देशों में मेरा ढकने या फिर आपसे बहस कर रही हूँ, आप किस नागरिक अधिकार की बात, कि हनन की बात मुझसे कर रहे हैं धनंजय जी? मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा था। नहीं, कौन से नागरिक अधिकार में हनन मेरा हो रहा है, प्लीज मुझे बताइए, मैं लड़ूंगी अपने अधिकारों के लिए, प्लीज। इस्लाम में महिला के वोट को आधा माना जाता है। जब 2 महिलाएं वोट देती हैं तब 1 माना जाता है। दो महिलाएं अगर बात को कहे, 1 का देखा हुआ आधा माना जाता है। इवन चांद भी दिख जाए तो 1 पुरुष ने देखा हो या 2 महिला ने देखा हो, क्या ये गलत है मेरी बहन? तो मुझे बता दो। मुझे पढ़ा रहे हैं ये धनंजय भाई ये कहाँ से धनंजय भाई पढ़ा है क्या ऐसा इस्लाम? आप जानती हैं आपके वोट को आधा माना जाता है? बिल्कुल भी नहीं।
मैं 23 तारीख को वोट दूंगी। मुझे लगता है धनंजय भाई मुझे लग रहा है कि आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को इस वक्त। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। चरणजीत सप्रा राजीव जी, ये क्या है पता है? विवाद हिजाबी खेल सियासी जी, ये बात हो रही, वही मैं जानना चाहता था। मेरे से एक प्रश्न आपने पूछा था कि 1 जनवरी को ये किस्सा हुआ और फिर आपने वो डिटेल सारी बतानी शुरू की, लेकिन मेरी आवाज बाद में रुक गई जी। अगर 1 जनवरी से ये विषय शुरू हुआ है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रवक्ता कहते हैं कि सीएफआई उसमें इन्वॉल्व है, सीएफआई के लोगों ने उनको भड़काया है। अगर सीएफआई के लोग उसमें इन्वॉल्व है, पीएफआई के लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो कर्नाटका की पुलिस क्या कर रही थी 1 जनवरी से? 1 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक, आज 12 फरवरी हो गई है, क्यों नहीं सीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया गया? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या कर्नाटका की पुलिस सो रही है? क्या कर्नाटका की सरकार जो धृतराष्ट्र बन के बैठी है? असलियत बात यह है कि कर्नाटका के अंदर 7,000 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी का घोटाला हुआ। उसके बाद में वहीं पर कॉन्ट्रैक्टर लोगों का बड़ा घोटाला हुआ। कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो हैं वो हमारे से 30 से 35% कमीशन मांगते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में, चलिए मैं आपके तर्क और आपकी बात को काटूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं हिजाब पर बहस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बड़ी बात है, इस पर भी सोचने की जरूरत है, उस पर अलग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आलोक मेहता जी सुन रहे हैं। आलोक सर, आ रहा हूं सर, मेरे पास वक्त कम है। आलोक सर, अभी जो चरणजीत भाई कह रहे हैं कि ये दरअसल कुछ और मुद्दा था, कुछ और बनाकर पेश कर दिया गया है, क्या इसकी गुंजाइश है इस जवाब के साथ कि क्या इस हिजाब को अब वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ इस्तेमाल किए जाने की तैयारी हो गई है या जमीन पर उतार दिया गया है? दूसरे चरण का चुनाव कल है, तैयारी चल रही, क्या तैयारी पूरी हो गई इनकी? मैं बिल्कुल कहूंगा, हो चुका है। जो कह रहे हैं कि राजनीति का मुद्दा भी है, तो इस समय फायदा उत्तर प्रदेश में किसको मिलेगा? अभी ज्यादा कहा जाता था कि भाई समाजवादी, लेकिन कांग्रेस जिस ढंग से एक्टिव हुई है, चरण सिंह जी ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस वहां एक्टिव नहीं हुई है। तो सबसे अधिक फायदा कांग्रेस का पुराना जो वोट था, जो हाथ से निकल गया था, बिल्कुल जहां लखनऊ और भोपाल में भी जमानत जब्त जैसी स्थितियां होती थी, दिग्विजय सिंह जी 5.5 लाख लोग हारे, राजनाथ सिंह कितना लाखों से जीते, इसलिए जहां अल्पसंख्यक थे और जिन महिलाओं का वोट थोड़ा बहुत निकल करके कि कुछ हमें जो भी सहानुभूति जो फायदा मिला, उसका बीजेपी भी फायदा उठा सकती थी। फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ कांग्रेस पार्टी को या ओवैसी जी को। इसलिए ये सही है कि अब इसके लिए जांच का विषय है, उत्तर दे दूं। असली फायदा तो कांग्रेस को ही मिलना है। आप इसलिए खुश होइए क्योंकि आप ही चाहते हैं कि वापस आ जाए। चरणजीत जी, मेरे पास अभी समय कम है। डॉक्टर समीना को मैं एक वक्त दे दूं। डॉक्टर समीना को 1 मिनट। डॉक्टर समीना 10 सेकंड आपके लिए। आपको भी लग रहा है कि ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा धीरे धीरे करके चरणों के खत्म होने के साथ सतह से बाहर हो जाएगा, कहीं अलग हो जाएगा? अभी फिलहाल इसका इस्तेमाल ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जी, लग रहा यही रहा कि अभी इलेक्शन चूंकि 5 राज्यों में हो रहे हैं लगातार, तो उसकी वजह से भी इस मुद्दे से बहुत असर पड़ने वाला है। और वोट बैंक की राजनीति तो खैर हो ही रही है इस पे। और दूसरी बात ये, सच अभी अर्शिया जी ने मेरे बात को फिजूल कहा। ये बताइए, 50-60 लड़कों का वहां पर आकर जय श्री राम कहना, फिर एक अकेली लड़की का अचानक आकर अल्लाह अकबर कहना, ये साजिश नहीं है? ये सोचने का विषय नहीं है? जांच का विषय नहीं है? चलिए, जांच का विषय, सोचने के विषय तो कई हैं, लेकिन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आज मैं कह रही हूँ, बुर्के को इस्लाम से जोड़कर ना देखें, बुरके को इस्लाम से जोड़कर ना देखें। तमाम चीजें हैं, कोई अपना हक बता रहा है, कोई कह रहा है इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि उत्तर प्रदेश, जो कि देश का बड़ा राज्य कहते हैं, जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश जीतने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया। वहां पर ऐसे मुद्दों का आना रोजगार, किसान और तमाम दूसरे मुद्दों को पीछे छोड़ने की तरह है, जहां पर केवल और केवल ध्रुवीकरण पहली पायदान पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही।